नमस्कार मेरे सारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं गुरु प्रसाद पांचाल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल शिक्षा सूत्र में। और उम्मीद रखता हूं कि सभी के सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, क्योंकि हम जितना ही अपने घरों में रहेंगे कोरोना हमारे घरों से उतना ही बाहर रहेगा। तो चलिए आज की क्लास जो करेंगे वो करेंगे आज हिस्ट्री की क्लास। बच्चों पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे रज़िया सुल्तान भारत देश की या कहें दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका बनी, पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका बनी। उसके बाद उसको कैसे मार दिया गया, कैसे धोखे से उसे उसके भाई ने मरवा दिया, उस कैथल में मरवा दिया। कैथल में ही उसकी क्या है बच्चों, उसका मकबरा बना हुआ है। तो चलिए आज का लेक्चर जो है उसके भाई से रिलेटेड है जिसने उसे मरवाया था, बहराम शाह से। और एक और बात बताना चाहूँगा बच्चों कि आज का जो हमारा लेक्चर है या फिर हमारी जितनी भी क्लासेस हैं, हमारे चैनल पे जितनी भी क्लासेस अवेलेबल हैं, उससे आप केवल HSSC नहीं SSC लेवल के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो हौसला है आपके लिए वीडियोज़ बनाने का वो बना रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। चलिए बच्चों आज क्या है, हमारा जो लेक्चर है वो है बहराम शाह से रिलेटेड। हो सकता है कि आज हम पूरा का पूरा गुलाम वंश है जो उसको कंप्लीट कर लें, मतलब गुलामी से आज़ादी पा लें। हो सकता है ऐसा कर सकते हैं हम। तो चलिए बात करेंगे जो रूलर था बहराम शाह। बच्चों कौन था ये रूलर? ये था बच्चों रज़िया सुल्तान का हाफ ब्रदर, उसका सौतेला भाई हुआ करता था बहराम शाह। जैसे ही रज़िया सुल्तान को मालूम पड़ता है कि पंजाब का एक जो अल्तुनिया नाम का उसका इख्तियार है, उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया है। इस वजह से रज़िया सुल्तान दिल्ली की सल्तनत को छोड़कर कहाँ चली गई, पंजाब में उस विद्रोह को ये कह सकते हैं उस विद्रोह को दबाने के लिए चली गई। और उसके साथ कौन गया था, याकूत खान गया था। याकूत खान और रज़िया सुल्तान अल्तुनिया के इस विद्रोह को दबाने के लिए चले तो गए, लेकिन पीछे से धोखे से बहराम शाह ने क्या किया, गद्दी पर अपना सिंहासन बनाकर आराम से बैठ गया। इसमें बहराम शाह की मदद किसने की? देखिए बच्चों ऐसा होता है कि जब कोई राजा बनने की कोशिश करता है ना, प्रेजेंट राजा होते हुए, तो ऐसे तो बना नहीं जाता, उसकी किसी न किसी ने मदद की होगी। तो इसकी बहराम शाह की मदद किसने की थी? उस तुर्कान चहलगानी ने, जिसका बहराम शाह के पिता ने ही जिसे इजाद किया था। तुर्कान चहलगानी याद होगा ना आपको, किसने बनाया था तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा? इल्तुतमिश ने, जो कि बहराम शाह के पिता थे। तो उन 40 लोगों ने बहराम शाह का काफ़ी साथ दिया रज़िया सुल्तान को गद्दी से हटाने में और बहराम शाह को गद्दी पर बिठाने में। और याद रखिएगा बच्चों, उन 40 लोगों में से ही कुछ लोगों ने रज़िया सुल्तान को मारने में भी बहराम शाह की मदद की थी। उन्हीं ने बताया था कि रज़िया सुल्तान इस वक्त कहाँ है, तब बहराम शाह ने ऑर्डर दिया और रज़िया सुल्तान को मौत के घाट उतार दिया था। तो चलिए बहराम शाह के बारे में जानते हैं, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा। आपको याद होगा बच्चों, रज़िया सुल्तान का शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक रहा था। बहराम शाह का जो शासनकाल है वो 1240 से लेकर 1242 तक रहा। लगभग 2 साल तक ही शासन किया था किसने? बहराम शाह ने। क्योंकि क्या होता है बच्चों, झूठ के जो है वो पांव नहीं हुआ करते, धोखे से कब्जाई हुई गद्दी साथ नहीं दिया करती। ऐसा ही कुछ बहराम शाह के साथ भी हुआ। इसने अपनी बहन रज़िया सुल्तान को धोखे से मरवा दिया। इसकी मौत भी कुछ ऐसे ही धोखाधड़ी के साथ ही हुई थी। अब देखिए क्या हुआ बच्चों, बहराम शाह जो था इसके अंदर किंगशिप या फिर ये कहें कि राजत्व करने के गुण नहीं थे। इसका मतलब क्या है कि जो राजा बनने के लायक नहीं है, अगर उसे गद्दी पर बिठा दिया जाए तो क्या होगा, तो देश का क्या होगा, बंटाधार होगा। बहराम शाह के समय में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहराम शाह जो था ये गद्दी पर बैठने के लायक नहीं था। अब क्या हुआ, बहराम शाह ने गद्दी को संभालने के लिए, देखिए क्या सबसे पहले होता है सुल्तान, उसके बाद इसने एक नई पोस्ट का, 2nd नंबर की पोस्ट का एक इजाद किया, जिसका नाम था बच्चों नायाब ए मुमलकात। याद रखना उसका नाम था बच्चों नायाब ए मुमलकात नाम की एक पोस्ट इजाद की इसने। इस पोस्ट का क्या काम था बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए सबसे पहले तो था बहराम शाह। बहराम शाह मतलब सुल्तान सबसे ऊपर था।
सुल्तान के बाद ये नायाब मुमलकात नाम की पोस्ट थी। उसके बाद आता था वजीर। वजीर का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है बच्चों। उसके बाद क्या आता था? मतलब वजीर का जो पद था वो 3rd नंबर का पद था। ठीक है, तो नायाब मुमलकात नाम की पोस्ट इजाद की किसने? बहराम शाह ने। ऐसा इसको करने के लिए क्या किया? उन जो 40 पीपल की जो टीम थी ना, द 40 कहा जाता था इंग्लिश में उसको, तुर्कान चहलगानी को द 40 बोला जाता था बच्चों। उन 40 लोगों ने बहराम शाह को ये कहा कि ऐसे एक पद की इजाद कीजिए जो क्या कर सके आपके ना होते हुए। मतलब ये कह दिया कि मान जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कभी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं तो क्या होता है, देश का कार्यभार किसी ना किसी के हाथ में तो होता है ना। तो वैसे ही उन 40 लोगों ने बहराम शाह के कान में ये बात डाल दी कि जब आप कभी युद्ध करने के लिए या फिर किसी भी ज़रूरी काम से अगर बाहर जाएंगे तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो गद्दी की देखरेख कर सके। तो इसने क्या किया, बहराम शाह के दिमाग में ये बात आ गई। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जो कमज़ोर व्यक्ति होता है ना, उसको जो भी सलाह दी जाती है वो क्या करता है, उसी को इम्प्लीमेंट करने लग जाता है, क्योंकि उसके पास खुद का दिमाग तो होता नहीं। अब नायाब मुमलकात नाम की पोस्ट बनाने के पीछे द 40 या फिर तुर्कान चहलगानी का क्या मकसद था? उनका ये मंसूबा था कि सुल्तान को बिना बताए बहुत से फैसले लिए जा सकें, क्योंकि जब सुल्तान होगा नहीं तो साइन किसके चलेंगे? नायाब मुमलकात के चलेंगे। तो तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा जो भी फैसला लेगी, जो भी डिसीजन लेगी, नायाब मुमलकात नाम का जो कठपुतली बिठाया होगा गद्दी पे वो आराम से साइन कर देगा, स्टैंप मार देगा। अब साइन और स्टैंप लगने के बाद तो सरकारी कागज को कोई झुठला ही नहीं सकता। तो देखिए, नायाब मुमलकात के पद की जो पोस्ट की जो इसने इजाद किया, इसने ये पोस्ट किसको दी बच्चों? ये पोस्ट दी इसने अपने एक इख्तियार, इसका नाम क्या था? एतगीन। एतगीन नाम का इसका इख्तियार था, जो कि कहाँ का इख्तियार था बच्चों? बदायूं का। बदायूं जो कि यूपी में है, बदायूं का इख्तियार हुआ करता था एतगीन। याद होगा आपको, रज़िया सुल्तान के लेक्चर में बताया भी था कि रज़िया सुल्तान के 2 वफादार कमांडर्स हुआ करते थे। उनमें से एक था अल्तुनिया, एक था एतगीन। अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह करने के बाद रज़िया सुल्तान से शादी कर ली। बचा क्या? एतगीन। एतगीन ने बहराम शाह से हाथ मिला लिया। बहराम शाह ने इसे क्या बना दिया? नायाब मुमलकात बना दिया। मतलब अपने से एक पोस्ट नीचे, मतलब 2nd नंबर की पोस्ट इसको दे दी। अब देखिए क्या हुआ, एतगीन को इसने नायाब मुमलकात के साथ साथ सेना का कमांडर भी बना दिया। सेना का कमांडर बनाने का कारण क्या था बच्चों? क्योंकि बहराम शाह को ये मालूम था कि अगर किसी विदेशी ताकत का हमला होता है दिल्ली सल्तनत पे, तो एक ऐसा एफिशिएंट कमांडर की आवश्यकता होगी जो क्या करेगा, जो कि इस सेना को संभाल सके आराम से। अगर ऐसा सेना को संभालने वाला व्यक्ति ना हुआ तो क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत है वो डूब जाएगी। इससे बचने के लिए एतगीन को क्या किया गया, सेना का कमांडर बना दिया गया। अच्छा, ये करना बहराम शाह के लिए काफ़ी, ये कह सकते हैं दिमागदार उसने काम किया, क्योंकि एतगीन जब कमांडर बना उसी दौरान क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत पर या फिर भारत देश पर क्या हुआ बच्चों, मंगोलों का आक्रमण भी हुआ था। तो याद रखेंगे क्या हुआ, इसी के दौरान बहराम शाह के शासनकाल के दौरान ही मंगोल जो थे ना, मंगोलों का आक्रमण हुआ था। देखिए आपको याद भी होगा बच्चों क्या हुआ था, जो मंगोलों का एक सरदार था, मंगोलों का एक राजा था जिसका क्या नाम था, गेंगिस खान या चंगेज खान नाम का जो व्यक्ति था, वो आया था भारत में। किसके शासनकाल के टाइम आया था, वो इल्तुतमिश के शासनकाल के समय आया था भारत में। क्या करने आया था, वो एक राजा था, उज़्बेक राजा, याद होगा आपको, जलालुद्दीन मंगबरनी, उसका पीछा करते हुए आया था। वो ये देख के चला गया था भारत से कि जो भारत है वो काफ़ी ज़्यादा धन धान्य से, ये कह सकते हैं, प्रबुद्ध है। इंडिया के पास, इंडिया को ऐसे ही नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता था, इंडिया के लोगों का जो दिल था वो भी सोने का था, और पैसे तो थे ही भाई इंडिया वालों के पास। तो मंगोल क्या थे उस समय, थोड़े से भूखे नंगे टाइप के हुआ करते थे। तो मंगोलों ने क्या किया, भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पर आक्रमण करने के लिए मंगोलों ने रास्ता कौन सा चुना था बच्चों, जो कि आज का पाकिस्तान है ना, वहाँ के थ्रू, उस रास्ते के थ्रू पंजाब, ये खैबर पास के आसपास से इंडिया में घुस आया करते थे। मुल्तान वगैरह के आसपास से मंगोल जो है भारत में घुस आया करते थे।
तब क्या किया, बहराम शाह के टाइम में जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तब एतगीन क्या था, कमांडर हुआ करता था। अब देखिए क्या हुआ इस युद्ध में बच्चों, मंगोल जो थे वो भी काफ़ी खतरनाक हुआ करते थे। मंगोल एक्चुअल में क्या है बच्चों, जिसके पास जो मतलब ये खतरनाक इसलिए हुआ करते थे क्योंकि ये समृद्ध नहीं थे। अब समृद्ध नहीं थे तो क्या हुआ, इनके पास चोरी चकाटी करने के अलावा कोई काम नहीं हुआ करता था। जो इनका दिल था चोरी चकाटी बहुत ज़्यादा किया करता था, तो खुला दिल का था, कभी भी चक्कू छुरी कभी भी चला दिया करते थे। तो मंगोल जो थे काफ़ी खतरनाक थे युद्ध प्रवृत्ति में। वैसे ही एतगीन की जो युद्ध कौशल नीति थी वो भी काफ़ी स्ट्रांग थी। अब क्या हुआ, एतगीन और मंगोलों का जब सामना हुआ युद्ध के दौरान, आक्रमण के दौरान, तो क्या हुआ, ना तो मंगोल हार माने ना ही एतगीन हार माने। अब देखिए जब क्या होता है, थाने के अंदर जो दो स्ट्रांग पक्ष जब पहुंच जाते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है, आपको भी मालूम होगा क्या होता है, मालूम क्या है क्या होगा, यहाँ पर समझौता हो जाएगा। एतगीन भी स्ट्रांग था, मंगोल भी स्ट्रांग थे, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो गया। मंगोल अपने रास्ते चले गए, एतगीन अपने रास्ते चला गया। लेकिन इसी के साथ क्या हुआ, बहराम शाह का एक भाई था जिसका नाम था रुकनुद्दीन। आपको याद होगा बच्चों, रजिया सुल्तान के टाइम में हमने पढ़ा था कि एक जब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठने के लिए उसके पिता ने रुकनुद्दीन रजिया सुल्तान का नाम ऑफर किया था। ये कहा था कि मेरी बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठेगी, लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठ गया था। अब क्या हुआ, रुकनुद्दीन और उसकी माँ जो थी, क्या नाम था उसका, शाह तुर्कान नाम की जो लेडी थी, उन्होंने बड़ा आतंक मचा दिया था। काफ़ी डिक्टेटरशिप, तानाशाही की थी उन्होंने अपनी जनता के ऊपर। इस बात से क्या हुआ, सारी जनता नाराज़ हो गई और क्या किया, रुकनुद्दीन और शाह तुर्कान को मौत के घाट उतार दिया और अपना नेता या फिर अपना सुल्तान चुन लिया। किसे, रजिया अल-दीन को, जो कि उसके बाद जानी गई रजिया सुल्तान के नाम से। तो रुकनुद्दीन का चैप्टर यहीं खत्म नहीं हुआ बच्चों। जो तुर्कान चहलगानी के सदस्य थे ना, उन्होंने रुकनुद्दीन का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था मसूद शाह। क्या नाम था बच्चों उसका, मसूद शाह नाम का एक इसका बेटा हुआ करता था रुकनुद्दीन का। अब क्या किया, रुकनुद्दीन के बेटे मसूद शाह के दिमाग में सुल्तान बनने का ख्याल डाल दिया। किसने, तुर्कान चहलगानी ने। अब देखिए तुर्कान चहलगानी यहाँ पर क्या कर रही है, तुर्कान चहलगानी यहाँ पर गेम खेल रही है, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि सुल्तान को, ऐसे व्यक्ति को सुल्तान बना दो जो कि केवल कठपुतली हो। ऐसा होता है ना, कभी कभी देश के प्रधानमंत्री बन जाता है, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जाने वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उस पर क्या होता है, जो व्यक्ति असली दिमागदार व्यक्ति भी है ना, वो भी केवल रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है बच्चों। इससे क्या होगा, उसकी जो सूझबूझ है उसका फायदा देश नहीं उठा सकता। ऐसा ही कुछ किया तुर्कान चहलगानी ने। मसूद शाह को अब उकसा दिया कि तू दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठने का असली हकदार है। क्यों, क्योंकि तेरा पिता भी गद्दी पर बैठा था, इस टाइम कौन बैठा है, तेरा चाचा बैठा है। मसूद शाह के दिमाग में आ गया, कच्ची उम्र का लड़का था मसूद शाह, इसके दिमाग में आ गया कि हाँ, बहराम शाह को अगर गद्दी से हटा दूं या फिर इसे मार दूं तो क्या होगा, गद्दी मेरी होगी, दिल्ली मेरी होगी, भारत मेरा होगा, जो चाहूंगा करूंगा, जो चाहूंगा खाऊंगा पीऊंगा, ऐश करूंगा, ऐसन वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर घर नहीं जाऊंगा मैं। याद होगा ना आपको ये सॉन्ग। ऐसा ही कुछ इसके मन में आया मसूद शाह के। मसूद शाह ने बच्चों अब क्या किया, मसूद शाह ने बहराम शाह को मौत के घाट उतार दिया। अब क्या हुआ, मसूद शाह ने अपने ही चाचा बहराम शाह को गद्दी से हटाने के लिए इसे मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने के बाद जो तुर्कान चहलगानी के सदस्य थे, उन्होंने ही सजेस्ट किया कि अब नया सुल्तान है गुलाम वंश का, वो कौन बना दिया जाए, मसूद शाह को नया सुल्तान बना दिया जाए। तो बहराम शाह का चैप्टर यहीं खत्म होता है और बहराम शाह के चैप्टर के बाद शुरू होता है बच्चों नया चैप्टर, जिसमें राजा कौन बनेगा, सुल्तान कौन बनेगा, मसूद शाह सुल्तान बनेगा। अब मसूद शाह के साथ और बहराम शाह दोनों के साथ ही बच्चों दिक्कत क्या थी, दोनों के दोनों ही दिमाग से पैदल हुआ करते थे। अब जो दिमाग से पैदल होगा वो क्या करेगा, वो शासन नहीं कर पाएगा,
उसे शासन करने के लिए बार बार उन लोगों की मदद लेनी पड़ेगी जिन्होंने उन्हें गद्दी पर बैठाने में हेल्प की थी। अब देखिए कौन बन गया दिल्ली का सुल्तान, मसूद शाह, और उसका शासनकाल लगभग बेटा 4 साल का रहा था। 1242 में क्या हुआ, बहराम शाह की मृत्यु हुई। 1246 तक लगभग 4 साल तक मसूद शाह क्या था, शासक बना दिया गया। अब देखिए क्या हुआ बच्चों उसके शासनकाल में, ये कच्ची उम्र का नई उम्र का लड़का हुआ करता था। तुर्कान चहलगानी ने सोचा कि मसूद शाह को कैसे अपने जाल में फंसाया जाए, कैसे इसको राजपाट से दूर रखा जाए। अब देखिए राजपाट से दूर करने के लिए क्या किया, इसे शराब के नशे में डाल दिया। जैसे कि होता है ना बेटा, जो शराब के नशे में होता है उसे ना तो घर दिखाई देता है ना ही कुछ काम दिखाई देता है। मसूद शाह के साथ भी ऐसा ही हुआ, शराब और एंटरटेनमेंट, शराब शबाब में ही डूबा रह गया मसूद शाह। और इसी दौरान जो तुर्कान चहलगानी थी उनकी पावर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। रीज़न क्या था बच्चों, रीज़न ये था कि तुर्कान चहलगानी अब सारे के सारे फैसले खुद ले रही थी। मसूद शाह के पास तो इक्का दुक्का फैसला बताने के लिए मतलब ये नहीं कि इनकी परमिशन लेने के लिए, सिर्फ बताने के लिए ले जाया जाता था कि हाँ ऐसा कुछ हमने कर दिया है। मसूद शाह को क्या था, शराब शबाब में डूबा हुआ लड़का था, नई उम्र का, ऐसे कोई दिल्ली सल्तनत से कोई मोहमाया रही नहीं, अपना एंजॉय करता था अपने कैबिन में, अपने जो इसका चैम्बर होगा, अपना कमरा होगा उसमें पड़ा रहता था मसूद शाह। अब देखिए क्या हुआ बच्चों, जब दिल्ली सल्तनत की पहला बहराम शाह उसके बाद मसूद शाह, जब ये दोनों के दोनों इनकॉम्पिटेंट मतलब कि ये कह सकते हैं अयोग्य जब राजा गद्दी पर बैठे, तो तुर्कान चहलगानी के मन में फिर आया कि अब मसूद शाह को हटा के नया राजा बना दिया जाए। उसका भी कारण था बच्चों, उसका कारण ये था कि वे ज़्यादा दिन तक राजा को अपने सिर पर बिठाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि मसूद शाह अगर ज़्यादा समय तक शासन करने में मतलब ज़्यादा टाइम तक वो सुल्तान बना रहा तो क्या होगा, कभी ना कभी तो होता है ना बच्चों, जो ये ट्यूबलाइट पुराने ज़माने में आती थी वो थोड़ी देर में जल तो जाया करती थी ना, मतलब आजकल तो एलईडीज़ हैं, एक बार बटन दबाया ऑन हो गई। जो पुराने ज़माने की जो ट्यूबलाइट थी वो क्या था, थोड़ा झपक के उसके बाद ऑन हुआ करती थी ना। तो तुर्कान चहलगानी के मन में भी यही आया कि मसूद शाह कभी ट्यूबलाइट की तरह जल ना उठे, मतलब इसके दिमाग में ये ना आ जाए कि सुल्तान का जो काम है वो इसे समझ में ना आ जाए, इसलिए वह मसूद शाह को भी अब अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अब ऐसा कोई शासक बिठाया जाए जो कि उनकी कठपुतलियों पर आराम से मतलब उनके इशारों पर आराम से नाच सके। अब उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या देखा वो बताता हूँ बच्चों। इल्तुतमिश का आपको याद होगा, इल्तुतमिश जो कि क्या था, गुलाम वंश का सेकंड शासक हुआ करता था इल्तुतमिश। मैंने आपको पिछले लेक्चर में इल्तुतमिश के टाइम लेक्चर में बताया भी था कि 1229 में उसका एक बेटा था जिसका नाम था नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन जो जिसे वो क्या करना चाहता था, गद्दी पर बैठाना चाहता था। अपने मरने के बाद अपना उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन को घोषित कर रखा था किसने, इल्तुतमिश ने। लेकिन किसी एक्सीडेंट में, किसी कारणवश आकस्मिक रूप से नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, इल्तुतमिश जो था उस बात से थोड़ा सा खफा हो गया, थोड़ा सा शौक में आ गया कि जवान बेटा जो है वो मर चुका है, इसीलिए उसने ये फैसला लिया था कि रज़िया सुल्तान को मैं गद्दी पर बैठा दूंगा। नसीरुद्दीन के मरने के बाद 1229 में ही भगवान ने सुन ली, इल्तुतमिश के घर एक और बेटा पैदा हुआ। उसने उसका नाम भी क्या रखा बच्चों, नसीरुद्दीन रख दिया। मतलब एक नसीरुद्दीन की डेथ हो गई थी तो दूसरा नसीरुद्दीन उसके घर में पैदा हो गया था। अब क्या हुआ, नसीरुद्दीन नाम का ही लड़का जब उसके घर में पैदा हुआ तो ये लगा लीजिए 1246 के आसपास करीब 17 साल का लड़का होगा नसीरुद्दीन, 17 साल की कच्ची उम्र का ही लड़का था। तब क्या हुआ, गद्दी पर बैठाने के लिए प्रपोज कर दिया किसने, तुर्कान चहलगानी, नसीरुद्दीन और मसूद शाह को रास्ते से हटा दिया। रास्ते से हटाने का मतलब है आप समझ रहे होंगे कि इसको मार दिया और नसीरुद्दीन का नाम प्रमोट कर दिया किसके लिए, गद्दी पर बैठाने के लिए। अब क्या हुआ बच्चों, नसीरुद्दीन जो था वो गद्दी पर आकर बैठ चुका था। मतलब अब जो नया शासक जो बना है वो कौन बन गया, नसीरुद्दीन बन गया। और इसका शासनकाल लगभग 1246 से लेकर 1266 तक रहा, 66 तक इसका शासनकाल रहा। अब देखिए बच्चों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बहराम शाह नाम का जो शासक था जो कि अयोग्य था वो लगभग 2 साल रहा,
मसूद शाह ये भी अयोग्य था, ये 4 साल रहा। नसीरुद्दीन जो कि छोटी उम्र का शासक था, छोटी उम्र में सुल्तान बन गया था, ये कैसे 20 वर्ष तक गद्दी पर बैठ गया। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, वैसे तो इसकी उम्र छोटी थी लेकिन इसने एक बहुत समझदारी का काम किया था। इसने इसके शासनकाल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। नोट कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है गुलाम वंश में, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन नाम के एक व्यक्ति को क्या किया था इसने बच्चों, अपना वजीर बना दिया था। वजीर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्या प्रधानमंत्री होता है। अपना वजीर बना दिया था गयासुद्दीन बलबन को। अब देखिए गयासुद्दीन बलबन कौन है, इसकी स्टोरी पे भी थोड़ा सा आएंगे, पहले नसीरुद्दीन की स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। अब क्या हुआ, गयासुद्दीन बलबन को इसने अपना क्या बना दिया, वजीर बना दिया। गयासुद्दीन बलबन काफ़ी दिमाग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था। कारण क्या था इसका, गयासुद्दीन बलबन भी बच्चों एक गुलाम हुआ करता था। गुलाम वंश में जैसे कि मैंने बताया ना कि लगभग सभी लोग गुलाम होने के बाद ही सुल्तान बने हैं, तो गयासुद्दीन बलबन भी क्या था, एक गुलाम हुआ करता था। और इसका जन्म बताते हैं कि इसका ये करीब करीब जब शासक बना तो इसकी उम्र काफ़ी 60-65 के आसपास की इसकी उम्र हो चुकी थी। इसकी डेट जो बर्थ डेट है वो उसका इतिहास में, हिस्ट्री में कोई जिक्र नहीं है। उसका कारण ये है कि बच्चों ये किसी शाही फैमिली में पैदा नहीं हुआ था, ये गुलाम फैमिली में पैदा हुआ था गयासुद्दीन बलबन। तो इसके जो रिकॉर्ड्स हैं ये कह सकते हैं कि इसका जन्म प्रमाण पत्र उस टाइम नहीं बना होगा, इसलिए इसकी डेट के बर्थ डेट के बारे में हमें मालूम नहीं है। इतिहास में कोई जिक्र ही नहीं है गयासुद्दीन बलबन के बर्थ डेट का। गयासुद्दीन बलबन बच्चों क्या था, एक गुलाम हुआ करता था। क्या था, ये एक गुलाम था। गुलाम, अब गुलाम था तो सीधी सी बात है, गुलाम क्या करेगा, अपने आका, अपने शासक की ही बात सुनेगा। गयासुद्दीन बलबन को बचपन में कहते हैं कि मंगोलों ने किडनैप कर लिया था, मंगोलों ने किडनैप कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, इसे किसी व्यक्ति को, किसी सूफी संत को बेच दिया था। और उसने क्या किया, गुलाम गयासुद्दीन बलबन के दिमाग में कुछ अच्छे विचार भी डाले। गुलामी तो करता ही था ये, लेकिन कुछ अच्छे विचार भी डाल दिए। वो सूफी संत कभी दिल्ली आया हुआ था, और दिल्ली जब आया था तब उस टाइम क्या था, इल्तुतमिश जो था उस टाइम क्या था, एक कमांडर हुआ करता था गुलाम वंश के लिए। गुलाम वंश में पहला शासक आपको याद होगा ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में ही जो बलबन था, ये सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इल्तुतमिश था, वो क्या था, कमांडर हुआ करता था। तब उस कमांडर ने, इल्तुतमिश ने क्या किया, गयासुद्दीन बलबन को वहाँ से गुलामों में से खरीद लिया। और जैसे ही खरीदा तो ये देखा कि इसके पास युद्ध नीति की काफ़ी ज़्यादा सोच और समझ है। इसको ये मालूम है कैसे शासन किया जा सकता है। डिसीजन मेकिंग जो पावर है गयासुद्दीन बलबन की वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये देखा इल्तुतमिश ने, और इसको अपने तुर्कान चहलगानी में शामिल कर लिया था बच्चों। मतलब ये शुरू से ही क्या था, तुर्कान चहलगानी, द 40 जो था ना, दल चालीसा जिसे कहा जाता था, दल चालीसा का क्या था, ये पार्ट हुआ करता था गयासुद्दीन बलबन। और ये भी कहा जाता था कि मान लीजिए अगर दल चालीसा में 40 लोग हैं ना, तो 40वां नंबर ही था गयासुद्दीन बलबन का। मतलब अगर एक लाइन में अगर मैं 40 लोगों को खड़ा कर दूंगा तो गयासुद्दीन बलबन 40वें नंबर पे खड़ा होगा। लेकिन गयासुद्दीन बलबन ने अपनी सूझबूझ से, अपनी युद्ध नीति से, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर से, और अपने मतलब ये कह सकते हैं कि अपने कार्य प्रणाली से सुल्तान इल्तुतमिश का दिल जीत लिया था। इल्तुतमिश ने इसे बड़े पद दे रखे थे। उसके बाद रज़िया सुल्तान के टाइम में भी ये रज़िया सुल्तान का काफ़ी वफादार हुआ करता था, और रज़िया सुल्तान ने गयासुद्दीन बलबन को एक पोस्ट दे रखी थी जिसका नाम था आमीर शिखर। क्या कहती थी रज़िया सुल्तान इसे, आमीर शिखर कहा करती थी। आमीर शिखर का मतलब क्या है बच्चों, आमीर शिखर का मतलब है द लॉर्ड ऑफ हंटिंग, शिकार करने में उस्ताद। ये कहा जाता है कि भाले और तीर कमान से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से शिकार कर लिया करता था। मतलब शिकारी आदमी था कुल मिला के, ये कह सकते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। अब क्या हुआ, गयासुद्दीन बलबन को जब नसीरुद्दीन ने अपना वजीर बनाया तो गयासुद्दीन बलबन ने ये सोचा कि ये लड़का जो है ये 17 साल की कच्ची उम्र का लड़का है। अब क्या है, तुर्कान चहलगानी क्या करेगी, थोड़े साल बाद, 2-4-5 साल बाद जब ये किसी काम का नहीं रहेगा,
जैसे होता है ना कि जब आम खत्म हो जाता है तो गुठली को फेंक देते हैं, तो तुर्कान चहलगानी भी नसीरुद्दीन के साथ कुछ ऐसा ही करेगी जब ये किसी काम का नहीं रहेगा। या फिर ये कहें कि तुर्कान चहलगानी को जब कोई नया पपेट मिल जाएगा, नया कठपुतली मिल जाएगा, तो नसीरुद्दीन को भी क्या करेंगे, ये गद्दी से हटा देंगे, कोई नया शासक को ले आएंगे। लेकिन गयासुद्दीन बलबन को जब इसने वजीर बनाया तो गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, नसीरुद्दीन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत पर एक अच्छे वजीर की भांति, एक अच्छे वजीर की तरह शासन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या किया, एक्सपेंशन की नीति अपनाने लग गया, ये एक्सपेंड कर दिया। बार बार देख रहा था गयासुद्दीन बलबन कि मंगोल जो है मुल्तान, खैबर पास, पाकिस्तान के रास्ते, पंजाब के रास्ते भारत में घुस आते हैं, दिल्ली सल्तनत पे लूट मार करके ले जाते हैं। इस बात से गयासुद्दीन बलबन वाकिफ था। उसने क्या किया, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, तगड़े तगड़े कमांडर्स को जो है बिठाना शुरू कर दिया गयासुद्दीन बलबन ने। इसके साथ एक और काम कर दिया गयासुद्दीन बलबन ने, नसीरुद्दीन के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। अब क्या हुआ, नसीरुद्दीन और गयासुद्दीन क्या हो गए, नसीरुद्दीन बन गया गयासुद्दीन का दामाद, नसीरुद्दीन का गयासुद्दीन बन गया दामाद, और गयासुद्दीन क्या बन गया, उसका ससुर बन गया। एक कहावत है ना बच्चों कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। जब खुदाई और जोरू का भाई एक तरफ है तो जोरू का पिता जो है, जो बाप है उसका, वो तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। वैसे ही कुछ हुआ नसीरुद्दीन और गयासुद्दीन के बीच में भी। नसीरुद्दीन का जो ससुर बन गया गयासुद्दीन, नसीरुद्दीन ने भी क्या किया, शासन जो भी था गयासुद्दीन के हवाले कर दिया। ये भी अपना मौज की नींद लेता था, आराम से खाता पीता था, पबजी खेलता था और कोई काम नहीं करता था। गयासुद्दीन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग वजीर था इसके शासनकाल में। देखिए क्या हुआ बच्चों, नसीरुद्दीन की कोई भी बेटा नहीं था। नसीरुद्दीन की जो औलाद थी उसमें कोई भी बेटा नहीं था। 3 बेटियां थी नसीरुद्दीन की। अब देखिए जब 3 बेटियां थी तो क्या हुआ, कोई बेटा जब नहीं है तो बेटियां भी क्या थी, रजिया सुल्तान की तरह स्ट्रांग तो नहीं थी। इसको भी पता था कि जो बेटियां हैं वो शासन नहीं कर पाएंगी। तब जब इसके मरने का जब समय आया, लगभग 1266 के आसपास इसकी मृत्यु हो गई थी बच्चों, तब ये डिसाइड किया गया कि अब शासन कौन करेगा। जो तुर्कान चहलगानी थी, दल चालीसा थी, वो उन्होंने डिसाइड कर रहे थे कि किसी नए पपेट को, किसी कठपुतली को शासन दे दिया जाए। लेकिन गयासुद्दीन बलबन का दिमाग काफ़ी स्ट्रांग था। उसे मालूम था कि कोई पपेट आएगा, फिर दोबारा दल चालीसा की जो है उनका कार्यकाल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वो अपने ही डिसीजन लेते जाएंगे। इससे बचने के लिए गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठ गया, अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया और गद्दी पर बैठ गया। अब गयासुद्दीन बलबन, अब देखिए बलबन के बारे में सोचने की बात है बच्चों कि गयासुद्दीन बलबन, ये कह सकते हैं कि नसीरुद्दीन के टाइम में 20 साल तो यहाँ राज कर लिया था बलबन ने। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन जब गद्दी पर बैठा तो 1266 में गद्दी पर बैठा था और 1287 तक लगभग 21 साल यहाँ शासन कर लिया। अब देखिए एक व्यक्ति जिसने 20 साल तो वजीर रहकर शासन किया और 21 साल खुद सुल्तान रहकर शासन किया, तो देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है गयासुद्दीन बलबन। चलिए गयासुद्दीन बलबन की स्टोरी समझते हैं बच्चों। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है गयासुद्दीन बलबन। गुलाम वंश की नज़र से देखा जाए तो ऐसा क्यों है बच्चों, इतिहासकार बताते हैं, कहते हैं कि गुलाम वंश में तो गयासुद्दीन बलबन, खिलजी वंश में हुआ अलाउद्दीन खिलजी और मुगलों में हुआ औरंगजेब आलमगीर। ये ही 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से चलाई थी। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रबंधन था उनका अगर स्ट्रॉन्ग था तो इंसान भी अच्छे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। क्योंकि कारण क्या था, हिंदुओं के मंदिर बहुत ज़्यादा तोड़वाए थे, हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया था, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए जो कन्वर्ट करवाने की जो विधियां थी बहुत ज़्यादा चलवा दी थी। एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंधन स्ट्रॉन्ग हो जाने से व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता, हम इस बात को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अब चलिए गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों। गयासुद्दीन बलबन, अब देखिए मैंने बताया आपको गयासुद्दीन बलबन जो था क्या था, एक गुलाम था। गुलाम से क्या बना, तुर्कान चहलगानी का एक सदस्य बना। तुर्कान चहलगानी का सदस्य बनने के बाद क्या बना, आखिरकार सुल्तान बन गया गयासुद्दीन बलबन। ये कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जिंदगी
जिंदगी का जो ऊंट है किस करवट बैठ जाए पता नहीं चलता। इसको नहीं पता होगा बचपन में जब ये गुलाम था, इसको ये नहीं मालूम था कि दिल्ली की गद्दी इसका इंतजार कर रही है। चलिए बच्चों, इसके साथ ना एक छोटी सी स्टोरी है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है, मुझे याद आ गई। देखिए क्या होता है, हमें ना कभी कभी जिंदगी में जो चल रहा है ना उसे चलने देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हाथ पैर, देखिए क्या है, जब हाथ पैर ज़्यादा मारते हैं ना, एक तैराक से मिला था मैं, उसने मुझे बताया कि जब ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं ना तो पानी अपने अंदर खींच लेता है। कभी कभी छोड़ देना चाहिए अपने आप को, जब स्टेबल हो जाते हैं ना तब क्या होता है, लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। इसी के साथ क्या हुआ बच्चों, एक बार एक व्यक्ति था जो कि गांव से आया होगा दिल्ली में, वो भी आया, दिल्ली में आया, पढ़ा लिखा था नहीं, कुछ काम आता नहीं था, क्योंकि कोई पढ़ाई लिखाई की नहीं थी, सीधी सी बात है, कोई डिग्री डिप्लोमा था नहीं, तो क्या करता था वो, झाड़ू लगाने का काम किया करता था बच्चों। झाड़ू लगाया करता था, दुकानों के आगे झाड़ू लगाया करता था, जितने भी दुकानदार थे उसे 1-2 रुपया दे दिया करते थे, मतलब बहुत पुरानी बात है, 1-2 रुपया दे दिया करते थे, जिससे उसका गुजर बसर जो है वो चल रहा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, एक दुकानदार ने देखा कि ये व्यक्ति काफ़ी ईमानदार है और अच्छा काम करता है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि उस जो झाड़ू लगाता था उस लड़के को बुलाया और ये कहा कि बेटा तू एक काम करियो कि कल अपने 8वीं की मार्कशीट ले आइयो, मैं ना तुझे क्या करूँगा, मेरी जान पहचान है नगर निगम में, मैं वहाँ पर तुझे क्या करूँगा, झाड़ू लगवाने की नौकरी लगवा दूँगा, ठीक है जी। लेकिन उस लड़के ने कहा कि मेरे पास तो कोई डिग्री डिप्लोमा या फिर 8वीं तक की मार्कशीट है ही नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, कहाँ से लाऊँ मैं 8वीं की डीएमसी। तो उसका कहने का मतलब है वो मौका जो उसका लगने का था, झाड़ू लगाने की नौकरी मिलने का था, वो वहाँ पर उसका चूक गया वो। लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो अपना जो नित्य कर्म था, उसका जो डेली रूटीन था वो करता रहा, मेहनत से काम करता रहा। इसी दौरान क्या हुआ बच्चों, उसकी शादी हो गई। अब देखिए कहते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वो किसी भी रूप में हो सकती है बच्चों महिला, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बीवी हो, वो आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बुआ भी हो सकती है। मतलब क्या है, कोई ना कोई आपका साथ देने वाला ज़िंदगी में आपको तारणहार कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। तो क्या हुआ, उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद क्या किया, उसकी बीवी ने उसे कहा कि कब तक झाड़ू लगाते रहेंगे, क्यों ना सब्जी का एक ठेला लगा लें, कम से कम ये तो है कि हाँ थोड़ा सा एक ही जगह ठैया मिल जाएगा, एक ही जगह सब्जी बेच लिया करेंगे और ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा बेहतर कुछ खा पी लिया करेंगे, बेहतर हो जाएंगे। तो ऐसा ही किया, उसने सब्जी की रेडी लगा ली और सब्जी बेचने लगा। मेहनती इंसान था, देखिए मेहनत कभी भी विफल नहीं होती, मेहनत करता रहा। मेहनत करने के साथ साथ क्या हुआ, उसकी बीवी भी काफ़ी ज़्यादा दिमागदार थी, काफ़ी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर उसकी भी स्ट्रॉन्ग थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे एक ठेले से उन्होंने दुकान बना ली। मतलब क्या हुआ बच्चों, ग्रोथ होनी शुरू हो गई, ठेले से दुकान लग गई। अब क्या हुआ, उसकी पत्नी ने कहा कि जो हमने दुकान लगाई है इसमें फ्रूट्स भी रख लेते हैं, फ्रूट भी बिकने लग गए। फ्रूट के साथ साथ क्या हुआ, उनका काम जो काफ़ी अच्छा चलने लगा। अब क्या किया, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब ऋतु आ गई थी फल खाने की। अब क्या किया उसने, उस दुकान के साथ साथ एक बाग वाले से बात कर ली और ये कहा कि बाग के जितने भी फल हैं आप मुझे दे दिया कीजिए, जो भी आपका पैसा बनेगा मंडी मत ले जाइएगा, मुझे बेच दीजिएगा, आपको मंडी से अच्छे दाम दूंगा। ऐसा ही कुछ किया, बाग वाले ने सारे के सारे फ्रूट्स खरीद लिए। उसके बाद फ्रूट्स को क्या कर रहा था बच्चों, वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट करता था, मुनाफा अच्छा होने लगा। अब क्या बना, बड़ा एक्सपोर्टर बन गया, विदेशों तक उसके फ्रूट्स से जो बिकने लगे। एक बार क्या हुआ, एक विदेशी कंपनी का एक मुलाजिम उसके पास आया, डील फाइनल करने आया था शायद। उसने क्या किया, जो व्यक्ति फल का जो ठेला लगाता था बाद में बड़ा आदमी बन गया, और जो विदेश से आया था बंदा, उन दोनों के बीच में डील चल रही थी। अब देखिए जो व्यक्ति था उसको तो इंग्लिश नहीं आती थी और वो विदेश से आया था, वो उसे हिंदी नहीं आती थी, तो बीच में उन्होंने एक ट्रांसलेटर बिठा रखा था। अब देखिए ट्रांसलेटर ने कैसे उनका वाद, मतलब उनकी जो संवाद था उसको कैसे ट्रांसलेट किया। उस अंग्रेज ने ये पूछा उस व्यक्ति से कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप यहाँ तक विदेशों तक आपके फ्रूट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्या आपको इंग्लिश नहीं आती, क्या आप पढ़े लिखे नहीं हैं? तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया बच्चों। उसने कहा कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं आज नगर पालिका में झाड़ू लगा रहा होता। देखिए याद है ना बच्चों, क्योंकि उसके पास 8वीं की डीएमसी नहीं थी, इस वजह से वो बिजनेसमैन बन गया। अगर 8वीं की डीएमसी होती तो क्या होता, वो झाड़ू लगा रहा होता। अब मेरा कहने का तात्पर्य बच्चों ये है
कि जो हमारे पास समय है इस टाइम का, देखिए हम या तो समय को कोस लें या अपने आप को एनहांस कर लें। टाइम को कोसने का कोई मतलब नहीं है बच्चों के, टाइम सबसे बड़ा है, ठीक है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इसी में अपने आप को एनहांस इतना कर लेना है कि कोई भी नौकरी इसके बाद निकलेगी तो झट से हमें मिल जानी चाहिए, इस समय का फ़ायदा उठाना है। तो कभी कभी समय के साथ बह जाने में फ़ायदा होता है बच्चों, समय के विपरीत चलेंगे, समय के उल्टे चलेंगे तो समय कभी कभी पैर जो है उखाड़ के फेंक देता है। तो चलिए अपनी स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं और गयासुद्दीन बलबन की बात कर लेते हैं। गयासुद्दीन बलबन जो कि एक गुलाम था, उसे मालूम नहीं था कि सुल्तान बन जाएगा। उसने सुल्तान बनने के लिए क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने अपनी इनर पावर को एनहांस करने का काम किया। जो भी काम मिलता था उसे मेहनत से, बड़े प्यार से करता था, सूझबूझ के साथ किया करता था। गयासुद्दीन बलबन बच्चों 1266 में जब ये शासन करने आया, 1287 तक इसने शासन किया, लगभग 21 साल तक ये क्या रहा, सुल्तान बना रहा दिल्ली की गद्दी पर। इसने अपने शासनकाल में बहुत कुछ काम किए, उनके बारे में थोड़ा सा मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। पहला काम जो इसने किया, राजत्व का काम किया बच्चों। राजत्व क्या होता है, राजत्व का मतलब होता है किंगशिप। किंगशिप पे इसने ध्यान दिया। इसका ये मानना था कि जो राजा है उसे राजा की तरह बिहेव करना चाहिए। कहावत है ना बच्चों के, जिंदा हो तो जिंदा दिखो। तो इसका भी यही मानना था कि अगर राजा हो तो राजा की तरह ही बिहेव करना चाहिए। अब राजा अगर क्या करेगा, हंसी ठिठोली करेगा तो उसके जो साम्राज्य में, उसके कोर्ट में, दरबार में बैठे हुए लोग भी राजा की इज्जत नहीं करेंगे। राजत्व ये कहा जाता है, इसके शासनकाल में ऐसा भी होता था कि सभी को ये कहा गया था कि हंसने पर, राज दरबार में बैठे हो तो हंसने पर पूर्ण रूप से मना ही है। कोई भी जोक्स नहीं बोलेगा, ये नहीं है कोई भी व्यंग कर दे, सरकाज़म की कोई बात करेगा नहीं, सिर्फ काम की बात की जाएगी। तो इसने अपने राजत्व पर काफ़ी ज़्यादा काम किया। दूसरा काम क्या किया इसने, अपनी सैन्य शक्ति को स्ट्रॉन्ग किया। अपनी आर्मी जो थी उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का काम किया इसने बच्चों। अब देखिए आपको याद होगा कि मंगोलों का धीरे धीरे अटैक है जो बढ़ रहा था। सर पानी है। मंगोलों का अटैक धीरे धीरे बढ़ रहा था इसके शासनकाल के अंदर। अब क्या हुआ बच्चों, इसने अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग कर लिया। इसने ऐसे ऐसे कमांडर्स को बिठाया अपने शासनकाल में, मतलब अपने जितने भी इसके ऐसे आने जो रास्ते थे ना इसके साम्राज्य में घुसने के, वहाँ पर ऐसे ऐसे कमांडर्स को पोस्ट कर दिया जो कि काफ़ी खतरनाक भी थे, काफ़ी सूझबूझ वाले भी थे। तो इसने ऐसा ही कुछ किया, अपनी सैन्य शक्ति को स्ट्रॉन्ग किया। और एक और बात कही जाती है बच्चों गयासुद्दीन बलबन के बारे में कि गयासुद्दीन बलबन जब चलता था तो आंखें ऊंची रखता था, इसके साथ 8-10 इसके बॉडीगार्ड्स चला करते थे। 6.25, 7-7 फुट के इसके बॉडीगार्ड थे, नंगी तलवारें लेकर चला करते थे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चिल्लाते हुए जो भी मिला गर्दन उड़ा दी। मतलब ऐसे ही नहीं उड़ाता था, राजा जब इशारा करता था गर्दन उड़ा दिया करते थे। और इसी के गयासुद्दीन बलबन के ही 2 बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे, एक का नाम था शिहाबुद्दीन और एक का नाम था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज बच्चों वही व्यक्ति है। मलिक फिरोज कौन है, मलिक फिरोज बच्चों यही है जिसने आगे चलकर क्या किया, खिलजी वंश की स्थापना की थी। मलिक फिरोज इसी का बॉडीगार्ड हुआ करता था। शिहाबुद्दीन जो था वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का बाप हुआ करता था। अभी आगे स्टोरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मैंने आपको कहा ना कि आपको ऐसी हिस्ट्री कराएंगे कि HSSC छोड़िए, आप SSC के भी एग्जाम आराम से क्रैक कर लेंगे। राजत्व, सैन्य शक्ति पर बहुत ज़्यादा काम किया। तीसरा काम क्या किया इसने, तीसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट जो काम पहले ही कर देना चाहिए था, इसने दल चालीसा को खत्म करवा दिया बच्चों। दल चालीसा जो थी ना, द 40 जिसे कहा जाता था, तुर्कान चहलगानी, उसको समाप्त करवाया। इसे मालूम था कि 40 लोग हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। डिसीजन लेते हैं, देश के भले में है नहीं है कोई मतलब नहीं, खुद का भला हो रहा है बस वही डिसीजन ले लेते थे ये दल चालीसा के लोग। ये कहा जाता है कि 40 के 40 लोगों को इकट्ठा एक अभियान पर भेज दिया गयासुद्दीन बलबन ने और सभी के सभी को मौत के घाट उतार दिया। चौथा काम क्या किया इसने, जासूस प्रथा की शुरुआत की, स्पाई सिस्टम को शुरू करवाया इसने। देखिए क्या था, जो जासूस प्रथा थी इससे पहले
एंशंट हिस्ट्री में एक बहुत महान राजा हुए हैं अशोका दी ग्रेट, उन्होंने शुरू करवाया थी जासूस प्रथा। ये कारण क्या था बच्चों? ये कारण ये था जासूस प्रथा को शुरू करने का कि जो भी हमारे साम्राज्य में भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनको जानने के लिए क्या किया जाता था, जासूस बिठा दिए जाते थे। अब जासूस क्या करते थे, आम लोगों के बीच में रहा करते थे, उनकी बातों को सुनते थे और राजा को आके बताते थे। इससे राजा क्या था, डिसीजन ले पाता था कि अब क्या करना है। कोई भ्रष्टाचार हो रहा था उसको समाप्त किया जा सकता था। तो ये जासूस प्रथा थी जो इसने शुरू करवाई थी। पांचवा काम जो इसने किया था, इसने क्या किया था, बंगाल पर कब्जा। बंगाल पर कब्जा, इस पे भी आएंगे, अभी बंगाल पे कब्जे के बारे में बताते हैं बच्चों। क्या हुआ करता था बच्चों, बंगाल का जो एक इख्तियार या फिर ये कहें कमांडर बना रखा था गयासुद्दीन बलबन ने, उस व्यक्ति का नाम था तुगरिल खान। तुगरिल खान नाम के एक व्यक्ति को बंगाल का कमांडर बना रखा था। क्या नाम था बच्चों उसका, तुगरिल खान। अब ये जो व्यक्ति था इसको बनाया तो कमांडर किसने था, इसको बनाया कमांडर गयासुद्दीन बलबन ने ही था, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की बात कर दी। इस बात से क्या हुआ, गयासुद्दीन नाराज हो गया थोड़ा सा। और एक और बात थी बच्चों गयासुद्दीन बलबन के बारे में, गयासुद्दीन बलबन जो था अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल किया करता था। अगर हंसी भी आती थी तो उसे भी कंट्रोल किया करता था, गुस्सा भी आता था उसे भी कंट्रोल किया करता था, दुख की बात होती थी तो उसे भी कंट्रोल किया करता। मतलब इसलिए अपने चेहरे पर कोई इमोशन नहीं लाता था। इसका यही मानना था कि अगर आपके इमोशंस आपके तरक्की में बाधा बनते हैं तो उन इमोशंस को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ये मानता था कि अगर मैं किसी बात पे इमोशनल हो जाऊंगा तो व्यक्ति जो है वो मेरे इमोशंस पे ही अटैक करेंगे, जिससे मैं क्या होऊंगा, कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया करता था। तुगरिल खान ने जैसे ही कब्जा किया, इसको मालूम चला कि तुगरिल खान नाम का जो व्यक्ति कमांडर इसने बनाया था, इसने बंगाल पर कब्जा कर लिया है, तो इसने अपने बेटे बुगरा खान को, दो बेटे थे बच्चों इसके, एक तो था शहजादा मोहम्मद और दूसरा था बुगरा खान। तो इसने अपने बेटे बुगरा खान को वहां पर भेजा, लेकिन बुगरा खान के बस का नहीं था, वो नहीं कर पाया इसके विद्रोह को कंट्रोल में। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन खुद गया और तुगरिल खान को मार दिया और अपने बेटे बुगरा खान को क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया। माफ़ी चाहूँगा, नवाब नहीं बनाया, नवाब का पद तो काफ़ी बाद में आया, बंगाल का कमांडर बना दिया, इख्तियार या फिर गवर्नर कह सकते हैं, बना के आ गया था। छठा काम जो इसने किया बच्चों, विद्रोहों को दबाया, विद्रोहों का अंत किया इसने, विद्रोहों का अंत। क्योंकि देखिए क्या है बच्चों, विद्रोह कब होते हैं, जब आप स्ट्रांग होते हैं और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, दूसरा व्यक्ति के मन में भी देखिए महत्वाकांक्षी सारे के सारे लोग हैं, हर एक के मन में आता है प्रधानमंत्री बन जाए, पर प्रधानमंत्री बनने के गुण तो मोदी जी में ही है भैया, है ना। मन में तो सबके आता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन जिसके पास गुण नहीं होंगे वो कैसे बनेगा। अब विद्रोह कब होते हैं, जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं तब विद्रोह हो जाते हैं। महत्वाकांक्षाएं लोगों की बढ़ती जा रही थी, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते जा रहे थे। इस बात से गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, गुस्सा कर दिया थोड़ा सा और विद्रोह का अंत कर दिया। जगह थी बच्चों अवध नाम की, अवध में क्या हुआ था बच्चों, विद्रोह हो गया था। विद्रोह होने के बाद गयासुद्दीन बलबन ने उस विद्रोह का अंत किया, विद्रोह को दबा दिया और जितने भी वहाँ के गवर्नर थे सबको मार दिया। इसका एक ही फैसला हुआ करता था, माफ़ी नहीं देनी है, माफ़ कर देना, अपने आप को कमज़ोर बना देना है, गयासुद्दीन बलबन का ये मानना था बच्चों। ये 6 काम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं जो कि इसने अपने शासनकाल में किए थे। अब बात अगर करें इसके अलावा इसने क्या क्या किया था, ये तो काम इसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपने प्रबंधन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किए थे, लेकिन इसने कुछ पर्सनल काम भी किए थे। जैसे कि ये अपने आप को अल्लाह की परछाई बताता था, ये कहता था कि अल्लाह के बाद कोई है तो कौन है, मैं ही मैं हूँ। गयासुद्दीन बलबन अपने आप को अल्लाह की परछाई बताता था और इसने अपने आप को एक पोस्ट दे रखी थी जिसका नाम था ज़िल-ए-इलाही, मतलब अपने आप को टाइटल दे रखा था, एक उपाधि दे रखी थी जिसे कहता था ये ज़िल-ए-इलाही, मतलब अल्लाह की परछाई हूँ मैं। इसके अलावा क्या कर रखा था इसने 2 प्रथाएं चला रखी थी। एक तो थी सिजदा,
सिजदा का मतलब क्या होता है? अपने भगवान के सामने झुकना। लेकिन ये क्या कहता था कि राजा जो सुल्तान है वही भगवान है, तो अपने सामने सभी लोगों को झुकने का आदेश दे रखा था, ऑर्डर दे रखा था, सिजदा करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या था, इसने क्या कर रखा था? पाइबोस नाम की एक प्रथा चला रखी थी। पाइबोस का मतलब क्या था बच्चों? पाइबोस का मतलब था कि जो भी व्यक्ति राजा से मिलने आएगा वो क्या करेगा? राजा के पैरों को चूमेगा। ही और शी विल हैव टू किस द फीट ऑफ द सुल्तान। पाइबोस नाम की एक प्रथा चला रखी थी। इसने क्या कर रखा था बच्चों? इसने लौह और रक्त की नीति चला रखी थी। लौह और रक्त, आयरन और ब्लड की इसने एक नीति चला रखी थी। अब लौह और रक्त की नीति क्या है बच्चों? ये कहता था कि कोई भी सर अगर मेरे खिलाफ उठेगा तो उसे मार दिया जाएगा, उसकी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। लौह का मतलब है यहाँ पर तलवार से, अगर कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता था तो तलवार से उसकी गर्दन को काट दिया जाता था, रक्त बहा देता था ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। इसके अलावा एक और काम किया था उसने नवरोज नाम का एक त्योहार चलवाया था। नवरोज भी कहते हैं इसे, नवरोज भी कहते हैं। नवरोज का मतलब है नया रोज, नया ईयर, न्यू ईयर। ये कहते हैं कि फारसियों का पर्शियन न्यू ईयर नवरोज है। इसकी शुरुआत किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने ही अपने कार्यकाल में की थी बच्चों। अभी क्या हुआ बच्चों? गयासुद्दीन बलबन के समय कार्यकाल में ही क्या हुआ? मंगोलों का आक्रमण हो गया, इन्वेड कर दिया मंगोलों ने। उन्हें नहीं मालूम था कि अब गद्दी पर कौन बैठा है? गयासुद्दीन बलबन बैठा है। ये वो टाइम नहीं है कि बहराम शाह नाम का व्यक्ति बैठा है गद्दी पर, अब गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा था। तो क्या हुआ बच्चों? 1286 में क्या हुआ? मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। मंगोलों का क्या हो गया? आक्रमण हो गया। मंगोलों का आक्रमण हुआ तो क्या किया? गयासुद्दीन बलबन के बच्चों, मैंने आपको बताए 2 बेटे थे। गयासुद्दीन बलबन के क्या थे बच्चों? 2 बेटे हुआ करते थे। एक का नाम था शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद का मतलब क्या है? बड़ा बेटा था ये, तो यही शहजादा बनने वाला था। दूसरे का नाम था बुगरा खान। दूसरे का नाम था बच्चों बुगरा खान। तो क्या किया गयासुद्दीन बलबन ने? जब मंगोलों का आक्रमण 1286 में हुआ तो शहजादा मोहम्मद को मंगोलों से लड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन मंगोल क्या थे? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मंगोलों ने क्या किया? शहजादा मोहम्मद की हत्या कर दी, मार दिया इसको। जैसे ही खबर पहुंची गयासुद्दीन बलबन के पास, गयासुद्दीन बलबन ये कहा जाता है कि प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ काम कर रहे थे अपना लिखी पढ़ी का। इनके मुंह पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, कोई शिकन नहीं आई, क्योंकि बड़ा बेटा जो इनका मर गया था। लेकिन इनके मुंह पे कोई भी शिकन नहीं आई, क्योंकि इन्होंने कह रखा था ना, इनके मन में था ना कि अगर मैं कमज़ोर कभी भी दिखा तो लोग मेरी कमज़ोरी पर ही वार करेंगे। तो उसने अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं दिखाया। अब क्या हुआ बच्चों? शहजादा मोहम्मद की हो गई हत्या। मंगोल आक्रमण करके, लूट मार करके जा चुके थे। अब गयासुद्दीन बलबन ने बुगरा खान कहाँ का बनाया था गवर्नर? इसने बंगाल का बनाया था। अभी याद है ना, तुगरिल खान को हराकर बंगाल का गवर्नर बना दिया था बुगरा खान को। बुगरा खान को गयासुद्दीन बलबन ने बुलाया अपने पास। ये कहा कि बेटा, बड़ा बेटा तो मर चुका है, साम्राज्य कौन संभालेगा, अब तुम्हारा नंबर है। लेकिन बुगरा खान क्या था? थोड़ा कमज़ोर दिल का व्यक्ति था। अब सुल्तान बनने के लिए जिगरा जो है 56 इंच का चाहिए बच्चों। प्रधानमंत्री ऐसे ही नहीं बन जाते, 56 इंच का सीना होना चाहिए। तो बुगरा खान जो कमज़ोर व्यक्ति था, अब इसके पास, अगर कमज़ोर था तो दिल्ली सल्तनत इतनी बड़ी थी, उसको संभालने का इसके पास मादा नहीं था, इसके पास पावर नहीं थी। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि बुगरा खान को गयासुद्दीन बलबन का नेचर पसंद नहीं था, काफ़ी गुस्सैल था गयासुद्दीन बलबन। तो बुगरा खान इसके पास कुछ दिन तो रुका, उसके बाद वापस बंगाल चला गया अपना शासन संभालने के लिए। अब गयासुद्दीन बलबन धीरे धीरे अपने बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद और अपने छोटे बेटे बुगरा खान जो कि बंगाल जा चुका था, इनके वियोग में, पुत्र वियोग में धीरे धीरे ये अपने आप को ये कह सकते हैं कि स्लो डेथ की तरफ बढ़ रहा था। अब क्या हुआ? बुगरा खान का एक बेटा था जिसका नाम था कैकुबाद। बुगरा खान का बच्चों क्या नाम था? एक बेटा था जिसका नाम था कैकुबाद। कैकुबाद या कैकुबाद कहा जाता था उसको। अब ये था, गयासुद्दीन बलबन ने कैकुबाद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसे मालूम था बुगरा खान के बस की नहीं है भैया, जिसके बस की नहीं है उसे गद्दी पर बिठाओगे तो क्या होगा?
तो क्या होगा, साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। तो कैकुबाद को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, और कैकुबाद को उत्तराधिकारी बनाने के बाद क्या हुआ, गयासुद्दीन बलबन की बच्चों पुत्र वियोग में 1287 में मृत्यु हो गई। क्या हुआ, गयासुद्दीन बलबन 1287 में इसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद क्या हुआ बच्चों, कैकुबाद के पास शासन आ गया। अब जो कैकुबाद के पास शासन आया, कैकुबाद भी जो था वो कच्ची उम्र का ही था बच्चों। कहा जाता है कि कैकुबाद भी कच्ची उम्र का ही शासन राजा था, सुल्तान था। इसके पास भी इतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर जो थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। कैकुबाद इसने कब से कब तक शासन किया, 1287 से लेकर लगभग 1290 तक, 3 साल तक कैकुबाद ने शासन किया। अब कैकुबाद के पास इतनी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन पावर नहीं थी, ना ही इतनी स्ट्रॉन्ग रणनीतियां थी कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाए। 17-18 साल की उम्र का ही था कैकुबाद भी। कैकुबाद ने भी एक काम अच्छा किया था, इसने अपने वजीर बनाया था, जो एक मलिक फिरोज नाम का एक व्यक्ति था, जो कि मैंने आपको बताया अभी, मलिक फिरोज, जो कि आगे चल के क्या करेगा, खिलजी वंश बनाएगा। मलिक फिरोज नाम के व्यक्ति को क्या किया, अपना वजीर बना लिया था। मलिक फिरोज को पता था कि कैकुबाद के पास शासन करने का जो विजन है वो नहीं है। विजन जिसके पास नहीं होगा तो साम्राज्य क्या करेगा बच्चों वो। तो मलिक फिरोज ने कैकुबाद के कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाया और क्या किया, धीरे धीरे वही डिसीजन मेकिंग पावर जो थी मलिक फिरोज के पास आती गई। मलिक फिरोज था वो डिसीजन लेने लगा दिल्ली सल्तनत के लिए। आखिरकार क्या हुआ, कैकुबाद 1290 में ये कहा जाता है कि कैकुबाद को लकवा मार गया था, पैरालिसिस हो गया था कैकुबाद को, और मलिक फिरोज ने इस बात का फ़ायदा उठाया और मलिक फिरोज ने कैकुबाद की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद क्या किया, कैकुबाद का एक बेटा था जिसका नाम था बच्चों कैमूर्स। क्या नाम था उसका, कैमूर्स नाम का एक बेटा था, जो कि 1290 में ही राजा बना और 1290 में ही उसकी हत्या हो गई थी। कैमूर्स जो था बच्चों वो लगभग 3 से 4 साल की उम्र का छोटा बच्चा था। अब देखिए 3 से 4 साल का जो बच्चा होता है उसके पास खाने पीने की समझ तो होती नहीं, साम्राज्य कैसे संभालेगा। मलिक फिरोज ने कैमूर्स की भी हत्या कर दी, कैकुबाद को भी मार दिया, कैमूर्स को भी मार दिया। अब गद्दी पर बैठने के लिए कोई बचा नहीं। इसके साथ ही क्या किया उसने, मलिक फिरोज, जो कि आगे चलकर क्या बनेगा, जलालुद्दीन खिलजी बनेगा। खालिद ट्राइब से रिलेट करता था मलिक फिरोज। मैंने बताया भी आपको कौन था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज और इसका एक भाई था शिहाबुद्दीन, गयासुद्दीन बलबन के बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, इसने क्या किया, गुलाम वंश का यहीं पर अंत कर दिया। और इसके बाद गुलाम वंश के बाद मलिक फिरोज ने ही स्थापना की थी नए वंश की, जिसका नाम था खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जब भी हमारा लेक्चर होगा हिस्ट्री का, इसके बारे में। खिलजी वंश खालिद ट्राइब का हुआ करता था, मलिक फिरोज इसी ने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो चलिए बच्चों, गुलाम वंश तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है और गुलाम वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में ही सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आंसर्स के साथ टाइप होकर आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ रिवाइज भी कर लेते हैं गुलाम वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो किसका गुलाम हुआ करता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किसका गुलाम हुआ करता था। वो था गौरी का गुलाम। गौरी मतलब गांव की गौरी नहीं, मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। ठीक है बच्चों, जो कि गजना का शासक हुआ करता था मोहम्मद गौरी। उससे पहले महमूद गजनवी था, वो भी गजना का था। मोहम्मद गौरी वो भी गजना का था। तो जो था कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक था बच्चों। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। इसने या तो मलिक की उपाधि से काम किया या फिर सीपा सैलार की उपाधि के साथ काम किया। ये उसका ये मानना था कि मेरे जो आका हैं मोहम्मद गौरी, वो मुझे केवल यहाँ का कार्यभार सौंप के गए हैं, मैं कभी भी सुल्तान नहीं बनूंगा, मैं गुलाम था, गुलाम ही रहूँगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड ही कि किसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। किसे लाख बख्श भी कहा जाता था। तो लाख बख्श किसे कहा जाता था बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श भी कहा जाता था।
इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक बना वो कौन था, वो था इल्तुतमिश। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि किसके कार्यकाल के अंदर ये कह सकते हैं कि कुतुब मीनार का काम शुरू हुआ था और किसके कार्यकाल के अंदर कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो समाप्त हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में तो शुरू हुआ था निर्माण, और इल्तुतमिश के कार्यकाल में निर्माण पूरा हुआ था कुतुब मीनार का। दिल्ली में स्थित है ना कुतुब मीनार, लगभग 72.5 मीटर 73 मीटर के आसपास की हाइट वाली मीनार है कुतुब मीनार। एक अगला क्वेश्चन बनता है कि किसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बच्चों, अगर ऑप्शंस में कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बात तो मिलेगा नहीं, मिले तो भी मत लगाइएगा। किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इल्तुतमिश बना उसे ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था अपनी बेटी रजिया सुल्तान को। लेकिन क्वेश्चन ये भी बनता है कि इल्तुतमिश के मरने के बाद गुलाम वंश की गद्दी पर कौन बैठा। रजिया सुल्तान का नाम होगा ऑप्शंस में, पर मत लगाइएगा क्योंकि वो गलत होगा। इल्तुतमिश के मरने के बाद उसका एक बेटा रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा था, ये याद रखिएगा। रुकनुद्दीन के बाद आई थी रजिया सुल्तान। एक क्वेश्चन रजिया सुल्तान से बनता है कि रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था। रजिया सुल्तान के पति का नाम था बच्चों अल्तुनिया। याकूत खान भी ऑप्शन में मिल सकता है, याकूत खान मत लगाइएगा, वो उसका लवर था। लवर पति नहीं बन पाया, पति लवर नहीं बन पाया, ट्रायंगल बन गया, तीनों का ही खात्मा हो गया एक ही युद्ध में, पंजाब में ही तीनों का खात्मा हो गया था। एक क्वेश्चन बनता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है। उसका मकबरा हरियाणा के कैथल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनता है कि रजिया सुल्तान के बाद शासक कौन बना। बहराम शाह बना। किसके शासनकाल में मंगोलों का पहला आक्रमण हुआ था। बहराम शाह के शासनकाल में हुआ था। बहराम शाह के बाद कौन बना। मसूद शाह। मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन ने अपना वजीर किसे बनाया था। गयासुद्दीन बलबन को बनाया था। गयासुद्दीन बलबन के बारे में एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों। गयासुद्दीन बलबन को एक टाइटल दे रखा था नसीरुद्दीन ने। ये हम शायद लिखना भूल गए कि नसीरुद्दीन ने गयासुद्दीन बलबन को क्या टाइटल दे रखा था। उसे दे रखा था बच्चों उलूग खान। उलूग खान का मतलब क्या होता है। विश्व का खान। विश्व खान का मतलब क्या है। खानों में खान, किंग खान। किंग खान है ना, जैसे शाहरुख खान को किंग खान कहा जाता है, वैसे ही गयासुद्दीन को उलूग खान भी कहा जाता है। गयासुद्दीन बलबन के साथ एक और बात जुड़ी हुई है, इसे किंग मेकर भी कहा जाता है। इसने अपने शासनकाल में कई राजा बनाए, कई को बिगाड़ा, फिर खुद राजा बन गया। ठीक है बच्चों, गयासुद्दीन के बाद कौन शासन करने आया। गयासुद्दीन के बाद शासन करने आया कैकुबाद। कैकुबाद के बाद कौन आया। कैमूर्स। कई जगह कैमूर्स को कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि इसका शासनकाल बहुत कम 2-3 महीने का ही था। अगर ऑप्शन में ये पूछा जाए ना कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था और ऑप्शन में कैकुबाद है, कैमूर्स नहीं है, तो कैकुबाद को ही टिक कीजिएगा क्योंकि कैमूर्स को कई जगह कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि इसका शासनकाल बहुत कम था। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश शासन करने आएगा। खिलजी वंश आएगा बच्चों। यही के साथ गुलाम वंश का जो शासन है वो समाप्त होगा। खिलजी है उनका उदय होगा। खिलजियों में एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा आएगा अलाउद्दीन खिलजी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुनते ही आया होगा ना, याद आया होगा। पद्मावत मूवी आ गई होगी, दीपिका पादुकोण आ गई होगी, रणवीर सिंह आ गया होगा, उसके बारे में भी पढ़ेंगे धीरे धीरे। और चलिए आज का जो लेक्चर है हमारा हिस्ट्री का, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और यही उम्मीद रखता हूँ कि सभी लोग अपने घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और हमारे जो चैनल है शिक्षा सूत्र को इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और नई नई वीडियोस बना सकें। तो चलिए, मैं गुरु प्रसाद पांचाल इसी के साथ आप लोगों का आज इस लेक्चर से आपका विदा चाहूँगा। धन्यवाद।